नमस्कार बच्चों, मैं सुजाता हिरेमठ आज आपको 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बड़े भाई साहब पाठ पढ़ाने वाली हूँ। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ मशहूर उपन्यासकारों में से एक हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था और उर्दू में इन्हें गुलाब राय, हिंदी में प्रेमचंद नाम से जाना जाता था। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही ये किया करते थे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोज़े वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कुछ समय बंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि इनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हुई हैं। 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहावसान हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। इनमें से मंगलसूत्र जो है वो अपूर्ण कृति मानी जाती है। तो चलिए इस बड़े भाई साहब पाठ में प्रेमचंद जी क्या बताना चाहते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों, ये जो बड़े भाई साहब पाठ है वो प्रेमचंद जी के निजी जीवन में जो घटी घटना है उसी का वर्णन उन्होंने किया है। यहाँ पे वो अपने और अपने बड़े भाई के बारे में बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं वो हम अभी देखेंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, प्रेमचंद जी के जो भाई थे वो इनसे 5 साल बड़े थे, मगर सिर्फ 3 दर्जे आगे थे। अगर कोई 5 साल बड़ा होता है तो उन्हें कितने दर्जे आगे होना चाहिए? 5 दर्जे आगे होना चाहिए। मगर यहाँ पे 5 साल बड़े होने के बावजूद भी लेखक के भाई सिर्फ 3 दर्जे आगे हैं। तो क्या हुआ होगा? शायद वो फेल हुए होंगे, तो इसीलिए वो सिर्फ 3 दर्जे आगे ही हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। तो लेखक जिस उम्र में पढ़ना शुरू करते हैं उसी उम्र में लेखक के भाई ने भी पढ़ना शुरू किया था। तो दोनों ने एक ही उम्र में पढ़ना शुरू किया था, मगर क्या हो गया है, यहाँ पे लेखक के जो भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब जो हैं, वो 5 साल आगे रहने के बजाय, उम्र में 5 साल बड़े हैं मगर कक्षा में 5 साल आगे होने के बजाय सिर्फ 3 दर्जे, दर्जा मतलब यहाँ पे कक्षा, 3 कक्षा आगे हैं। तो 2 कक्षा जो है वो पीछे रह गए हैं। क्यों पीछे रह गए हैं वो? क्योंकि वो समझते हैं, वो मानते हैं कि ये जो तालीम नाम की जो वस्तु है, ये जो अभ्यास जो होता है या शिक्षा जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मामले में वो कहीं पे भी जल्दबाजी से काम लेना नहीं पसंद करते हैं। उनको लगता है कि किसी भी काम को आराम से करेंगे तो वो
अच्छी तरह से सफल हो पाएगा। अगर जल्दबाजी में अगर हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई गलती ज़रूर हो जाती है। तो इसीलिए उनका मानना था कि जिस काम को हम जितना समय लेकर या जितना समय उसके लिए ज़रूरी होता है उतना समय देकर हम करते हैं तो वो ज़रूर सफल होता है। तो इसीलिए वो क्या करते थे, ऐसे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में कभी जल्दबाजी करना उन्हें पसंद नहीं था। तो इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। ये जो इस भवन मतलब कौन सा भवन है ये? हम्म, शिक्षा नाम का जो भवन है, शिक्षा नाम का जो महल है या घर जो है, उसकी बुनियाद बहुत ही मजबूत डालना चाहते थे। तो बुनियाद कहाँ पे बनती है? ये जो शिक्षा है इसकी बुनियाद कहाँ पे पड़ती है? जब वो शुरुआती शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो छोटे कक्षाओं में जब वो पढ़ाई करते हैं तभी उनकी बुनियादी शिक्षा शुरू होती है। तो इसीलिए यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब छोटी कक्षाओं में उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से बन जाती है, हो जाती है, तो आगे चलकर उन्हें कोई भी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि यहीं पे उनकी जो शिक्षा है वो मजबूत बन सकती है जिसके ऊपर वो आलीशान महल बनाना चाहते हैं। आलीशान महल मतलब सच में वो महल नहीं बना सकते हैं। किसका महल बनाना चाहते हैं यहाँ पे? शिक्षा नामक या उनका जो शिक्षण है या उनकी जो पढ़ाई है, आगे की जो पढ़ाई है, उस महल को वो बनाना चाहते हैं। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? इसी वजह से वो क्या करते थे, 1 साल का जो काम होता था उसे वो 2 साल में ख़त्म करते थे। कभी कभार तो वो 1 साल के काम को ख़त्म करने के लिए, पूर्ण करने के लिए 3-3 साल लगा देते थे। तो उनका मानना था कि बुनियाद ही पुख्ता न हो, मतलब बुनियाद ही अगर मजबूत नहीं होती है तो मकान कैसे पायेदार बन सकता है। अगर मकान को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उसकी जो बुनियाद है उसे हमें मजबूत बनाना है, तभी उस मकान को भी हम अच्छी तरह से बनाकर रख सकते हैं। तो समझ में आ गया? उनका मानना था कि उनकी आगे की जो पढ़ाई है अगर उसे वो सफल पूर्वक पूर्ण करना चाहते हैं तो उनकी बुनियादी शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चों, अभी तक आपने जान लिया कि लेखक के भाई इनसे 5 साल बड़े थे और सिर्फ 3 दर्जे आगे थे। तो मैं छोटा था, वे बड़े थे। मतलब लेखक छोटे थे और वो बड़े थे। उनके जो भाई साहब थे वो इनसे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। मतलब लेखक जो थे वो सिर्फ 9 साल के थे और उनके बड़े भाई साहब 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। जब कोई बड़ा भाई रहता है घर में तो छोटा भाई को क्या करना पड़ता है? जो भी उनका बड़ा भाई बताता है, बोलता है, उसे सुनना उनका धर्म होता है। और बड़े भाई साहब को, बड़े भाई को छोटे भाई को सही रास्ता दिखाना हो या उसकी गलती को सुधारना हो, उसे सही रास्ता दिखाना हो या कभी भी गलती करने पर उसे डांटना हो, ये सारे जो अधिकार हैं वो जन्म से ही प्राप्त हुए रहते हैं। तो वही बात यहाँ पे लेखक बता रहे हैं। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। तंबीह मतलब डांट डपट, मतलब बड़े भाई साहब इनकी गलती करने पर कभी भी उन्हें डांट सकते थे, उन्हें वो अधिकार मिल गया था। और निगरानी मतलब देखरेख। बड़े भाई का ये अधिकार भी बनता है और कर्तव्य भी होता है कि वो अपने छोटे भाई की देखरेख करे, उसकी देखभाल करे। और
ये भी उन्हें अधिकार था कि कभी-कभी गलती होने पर अपने छोटे भाई को वो डांट भी सकते थे। और उसके साथ-साथ छोटे भाई की जिम्मेदारी क्या थी? उनकी समझदारी में इसी में थी कि जो भी उनके बड़े भाई साहब बताएं या करने के लिए बोले तो उसी को कानून के रूप में मतलब नियम के रूप में ले ले और जिस रास्ते पर वो जाने के लिए बताते हैं, जो रास्ता वो दिखाते हैं, उसी पर चलना इनका कर्तव्य था। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। ये बातें लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे थे, उनके गुण कौन-कौन से थे। तो वो कैसे थे? स्वभाव से वो बहुत ही अध्ययनशील थे। अध्ययनशील मतलब हमेशा पढ़ाई जो करते रहते हैं, उन्हें अध्ययनशील कहते हैं। तो हमेशा बड़े भाई साहब भी क्या करते थे? सिर्फ पढ़ाई करते रहते थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते थे। शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभार क्या हो जाता था, किसी भी व्यक्ति को एक ही जैसे काम को बार बार या बहुत देर तक करने पर वो ऊब जाते हैं, उन्हें थकान महसूस होने लग जाती है। तो इसीलिए दिमाग के तनाव को कम करने के लिए कभी कभार वो क्या करते थे बड़े भाई साहब, कॉपी पर या किताब के हाशियों पर, मतलब हाशिया मतलब क्या होता है, जो शुरुआत में होते हैं और जो अंत में जो होता है, वो जो गत्ता आप बोलते हैं उसे हाशिया कहते हैं। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, चिड़ियों के या कुत्तों के, बिल्लियों की तस्वीर को बनाया करते थे। और कभी-कभी एक ही नाम या शब्द को या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते थे। एक ही शब्द को या एक ही नाम को या किसी एक ही वाक्य को बार 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 लिखा करते थे। कभी कभार 10 बार लिखते थे, कभी कभार 20 बार लिखते थे, कभी कभार तो उसका कोई अर्थ भी नहीं होता था। ऐसे ही कुछ वाक्यों को या शब्दों को हमेशा लिखा करते थे, बार बार लिखा करते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। तो कभी कभार क्या हो जाता है, एक ही शेर को बार बार क्या करते थे, अच्छी तरह से साफ अक्षरों में, साफ लिखावट में बार बार नकल करते थे। तो कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मतलब यहाँ पे देखिए, सामंजस्य मतलब तालमेल। मतलब कभी कभार क्या कर देते थे, शब्द रचना करते थे, अलग 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 शब्दों को लिखते थे एक साथ मिलाकर। जैसे कि कोई वाक्य बनाते थे जिसमें बहुत सारे शब्द हुआ करते थे, मगर उन सभी शब्दों को जोड़कर पढ़ते तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता था। और कोई सामंजस्य मतलब एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं रहता था ऐसे शब्दों के बीच में। जैसे कि राधा, कुआं, नाच, बोल। तो यहाँ पे 4 शब्द हैं, राधा, नाच, कुआं, बोल है। तो इसी को अगर 10-20 बार एक के बाद एक, एक के बाद एक अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या लगेगा, मेरा दिमाग खराब हो गया है शायद, ऐसा लगेगा ना आपको। तो उसी तरह क्या करते थे बड़े भाई साहब भी, कुछ ऐसे शब्द रचना करते थे या अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक वाक्य के रूप में लिखते थे जिसका कोई अर्थ नहीं होता था और एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे शब्दों के बीच में कोई भी लेना देना नहीं रहता था, कोई भी अर्थ ही नहीं रहता था, कोई भी संबंध ही नहीं होता था। तो इस तरह वो क्या करते थे, कभी कभार पढ़ाई के दौरान जो उनके दिमाग में तनाव होता था उसे कम करने के लिए ये काम किया करते थे। ठीक है। तो लेखक ने बता दिया कि उनके बड़े भाई साहब बहुत ही अध्ययनशील थे और अध्ययन कर कर के जब उन्हें परेशानी होती थी या वो ऊब जाते थे, तब वो अपने दिमाग को आराम करने के लिए क्या क्या किया करते थे। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे वो दे रहे हैं कि उनके भाई साहब ने क्या क्या किया था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी,
स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। तो मसलन मतलब उदाहरण के लिए, तो वो एक उदाहरण दे रहे हैं, कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि वो किस तरह के शब्द रचना किया करते थे, तो किस तरह के शब्दों को या वाक्यों को लिखा करते थे। उन्होंने बताया था कि ऐसी शब्द रचना करते थे जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता था। तो यहाँ पे एक उदाहरण है, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई। तो ये एक शब्द रचना है जिसका बड़े भाई साहब ने रचना की है। तो ये जो रचना है इसका कोई अर्थ नहीं है, अलग अलग शब्दों का मेल उन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। तो उसके बाद दूसरा यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। तो उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पे, कौन सा है, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही शब्दों के मेल हैं, राधे श्याम एक है और श्रीयुत राधे श्याम है। इसी को उन्होंने क्या कर दिया है, 1 घंटे तक लिखा है। फिर उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, वहां पे एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, सिर्फ एक आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह क्या करते थे वो, अलग अलग शब्दों को जिसका कोई एक दूसरे से संबंध नहीं होता था उसे लिखा करते थे। तो मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। मतलब यहाँ पे लेखक सोच रहे हैं कि ये जो शब्द उन्होंने लिखे हैं इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो बहुत बार उन्होंने प्रयास किया है, चेष्टा मतलब कोशिश या प्रयास करना। तो बहुत बार उन्होंने प्रयास किया कि क्या हो सकता है इन शब्दों का अर्थ, ये एक पहेली जैसे नजर आ रही है तो इसका कोई ना कोई अर्थ होगा, ऐसे उन्होंने बहुत सोचा मगर उसका कोई परिणाम नहीं निकला, वो कभी सफल नहीं हो पाए और उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखे हैं। फिर उसके बाद उनको कभी कभार दिमाग में आया कि चलो बड़े भाई साहब से ही पूछ लेते हैं, मगर वो भी उनसे नहीं हो पाया क्योंकि वो 9वीं जमात में थे और लेखक 5वीं में। जमात मतलब कक्षा। तो उनको डर था कि वो बड़े भाई साहब हैं, बड़े हैं उनसे, क्योंकि वो 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और लेखक जो थे वो 5वीं कक्षा में थे। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात जैसी थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं उनके विचारों को समझने के लिए बहुत ही छोटा हूँ। छोटी मुंह बड़ी बात मतलब हमारे समझ से परे होता है, हमें वो बात आसानी से समझ में नहीं आती है। तो ऐसे उन्हें इन शब्दों के मेल लगने लगे थे जिन्हें बड़े भाई साहब ने लिखा था। ठीक है। अब तक लेखक ने अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताया, अभी वो अपने बारे में बताना चाहते हैं। तो क्या बता रहे हैं, देखो, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरियां उछालना, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। जो गुण बड़े भाई साहब के थे उसके बिल्कुल उल्टे गुण छोटे भाई में थे, मतलब लेखक में थे। जिस तरह से बड़े भाई साहब बहुत देर तक पढ़ते हुए बैठा करते थे उसका उल्टा ही बिल्कुल छोटे भाई करते थे। उनका जी मतलब उनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा बैठना भी उनके लिए बहुत ही कष्टकर हुआ करता था। पहाड़ था मतलब बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत ही कष्टकर होता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या।
तो जैसे ही समय मिल जाता था, जैसे ही मौका मिल जाता था, छोटे भाई क्या करते थे, लेखक क्या करते थे, हॉस्टल से निकलकर मैदान में चले जाते थे। तो मैदान में जाकर क्या खेलते थे, क्या करते थे ये, कंकरियां उछालना, मतलब कंकरियां मतलब पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे क्या करते हैं, उछालते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। बच्चों को अगर आपने देखा होगा तो क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को, पत्थरों के टुकड़ों को लेकर वो क्या करते रहते हैं, दूसरों पर फेंकते रहते हैं, जो बिल्कुल ही गलत होता है। अगर वो पत्थर का टुकड़ा कहीं पे दिमाग पे या सिर पे या आंखों पे लग जाता है तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने की संभावना होती है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ को फेंकना नहीं चाहिए जो बहुत ही कठोर होता है, जिससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ठीक है, ये जो, मगर बच्चे जब छोटे उम्र के होते हैं तो उनको समझ में नहीं आते रहता है, तो इसीलिए वो ऐसे काम करते रहते हैं। मगर जब भी आप किसी बच्चों को ऐसे करते हुए देखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन्हें आप रोकें और बताएं कि ऐसे करने से क्या क्या हो सकता है, कैसे कौन कौन सी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। और कभी कभार क्या करते थे, कागज की तितलियां उड़ाता था। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने भी ये काम किया होगा शायद, कागजों से तितलियां बनाना और उन्हें उड़ाना। और कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, अगर कोई दोस्त मिल गया तो सुबह से शाम तक बिना खाना खाए ही आप लोगों ने खेला होगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी लेखक खेलने के लिए चले जाते थे तो उनको किसी की भी परवाह नहीं हुआ करती थी। कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं। कभी कभार क्या होता था, चार दीवारी मतलब, चार दीवारी किसे कहते हैं, जो कंपाउंड रहता है ना, उसे चार दीवारी कहते हैं। तो उस पर चढ़ना, फिर वहां से नीचे कूदना, फिर से चढ़ना और फिर से कूदना, यही काम करते थे वो कभी कभार। और कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। तो कुछ बच्चे करते रहते हैं। देखो ये फाटक क्या होता है, फाटक मतलब जो गेट बनाया रहता है घर के सामने उसे फाटक कहते हैं। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, उसे गाड़ी बनाकर खेलते रहते हैं। तो आपने भी खेला होगा ऐसा। वो क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ के पकड़ के खड़े रहते हैं और उसे आगे पीछे चलाते रहते हैं। वो मानते हैं कि वही उनकी गाड़ी है। वो कल्पना करते रहते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ों से खेलना उनकी आदत रहती है। तो यहाँ पे छोटे भाई भी क्या कर रहे हैं, फाटक पर चढ़ के उसे मोटर कार के जैसे चला रहे हैं, आगे और पीछे चलाते हुए उसका आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। तो जब आप खेल कर बहुत देर से घर लौटते हैं और जब आप अपने पिताजी का चेहरा देखते हैं तो आपको क्या हो जाता है, डर लगता है। हम्म, तो उसी तरह यहाँ पे भी जब छोटे भाई लेखक खेल कर वापस हॉस्टल लौट कर आते हैं, कमरे में आते हैं, तब बड़े भाई साहब गुस्से में बैठे हुए हैं। तो उनको देखकर ही छोटे भाई को डर लगने लग गया है। प्राण सूख जाना मतलब बहुत ही बुरी तरह से डर जाना। तो इसीलिए यहाँ पे छोटे भाई क्या कर रहे हैं, उनके डर के बावजूद भी वो खेलने के लिए जा रहे हैं। खेल कर आने के बाद खूब डांट खानी पड़ती है सबको, ठीक है, जैसे आप लोगों ने किया है। समझ में आ गया, ठीक है। इससे पहले लेखक अपने बारे में और अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताया कि उनके और उनके बड़े भाई में क्या क्या अंतर थे। बड़े भाई साहब बिल्कुल अध्ययनशील थे और छोटे भाई साहब बिल्कुल पढ़ाई में रुचि नहीं रखते थे। तो जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो खेलने के लिए चले जाते थे। तो उसके बाद क्या होता था, खेल के वापस आते थे और बड़े भाई साहब का रुद्र रूप नजर आता था। तो क्या होता था उसके बाद, उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था।
तो हर बार जब भी लेखक खेल के वापस आते थे, तब उनके बड़े भाई साहब एक ही सवाल पूछते थे कि कहाँ थे। तो हमेशा यही सवाल पूछते पूछते जब कोई उत्तर नहीं मिलता था, तो बड़े बड़े भाई साहब क्या करते थे छोटे भाई के साथ, वो देखिए। जब भी बड़े भाई साहब ये प्रश्न पूछा करते थे, तो उसका जवाब छोटे भाई कुछ नहीं देते थे, चुपचाप खड़े हो जाते थे, मौन होकर उनके सामने खड़े हो जाते थे। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष के मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। जब कोई किसी से कुछ पूछता है, सवाल पूछता है, तो इंसान की कोई गलती होती है तो वो चुप हो जाता है, कोई जवाब नहीं देता है, उल्टा जवाब नहीं देता है। अगर उसने कोई सही काम किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो वो वापस अपनी तरफ से जो भी साबित करना होता है उसे साबित करता है। अगर कोई व्यक्ति चुप है हमारी बातों को सुनकर, तो इसका मतलब ये है कि उसने गलती स्वीकार कर ली है, उसको पता है कि उसने क्या गलत काम किया है। तो उसी तरह यहाँ पे छोटे भाई साहब भी चुपचाप खड़े हो जाते थे बड़े भाई साहब के सामने। तो इसका अर्थ क्या था कि उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। तब क्या करेंगे बड़े भाई साहब, उनको उनको जो गुस्सा आया था वो सब कुछ चला जाएगा। उसके बाद बड़े भाई साहब क्या करते थे, कोई और चारा ही नहीं था उनके सामने। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों को उपयोग करते थे। स्नेह और रोष मतलब, स्नेह मतलब प्यार और रोष मतलब गुस्सा, दोनों मिला के। एक तरफ उनको गुस्सा भी रहता था कि ये समय व्यर्थ करने के लिए खेलने गया था, और दूसरी तरफ उनको गुस्सा भी आता था कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो दोनों को मिला के वो अंत में क्या करते थे, अपने छोटे भाई को समझाते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। तो इससे पहले आपने देखा कि छोटे भाई साहब जब खेल के वापस आते थे, तब बड़े भाई साहब को बहुत गुस्सा आया करता था, मगर फिर भी छोटे भाई के गलती को स्वीकार लेने के बाद उनका गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता था। तो उसके बाद किस तरह वो डांटते थे, किस तरह वो समझाते थे, तो पहले बताया गया है कि स्नेह और क्रोध दोनों को मिलाकर वो डांटा करते थे। तो कैसे होता है ये, वो देखो। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नथु खैरा भी सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। तो बता रहे हैं, बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि जिस तरह से तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, उसी तरह अगर पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब खत्म नहीं होगा मतलब वो कभी आएगा ही नहीं, एक हर्फ न आएगा। हर्फ का अर्थ क्या है, एक अक्षर भी नहीं आएगा तुम्हें। और अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अंग्रेजी के बारे में और वो कितना कठिन है उसके बारे में यहाँ पे बड़े भाई साहब समझा रहे हैं लेखक को। वो बताते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना जो है वो कोई मजाक नहीं है। नहीं तो क्या हो जाता, अगर इतना आसान होता अंग्रेजी पढ़ना तो कोई भी पढ़ लेता, कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा मतलब कोई भी बेकार आदमी, कोई भी आदमी इसे आसानी से पढ़ लेता और विद्वान बन जाता। विद्वान मतलब बहुत ही होशियार आदमी, उसमें जो पारंगत होता है उसे विद्वान कहते हैं। तो अंग्रेजी के विद्वान हो जाते थे कोई भी पढ़कर। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। आती क्या है, हाँ कहने को आती है। तो कैसे
अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, किस तरह उसमें जानकारी प्राप्त की जाती है, वो यहाँ पे बताते हैं कि रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है। आंखें फोड़ना मतलब बहुत ही परिश्रम करना, रात दिन बैठ के पढ़ना पड़ता है, खून जलाना पड़ता है। खून जलाना मतलब कड़ी मेहनत करना, बहुत ही परिश्रम करना। तो दोनों एक ही जैसे हैं। रात दिन आंखें फोड़ना या खून जलाना, ये जो है ये मुहावरे हैं जिसका अर्थ होता है बहुत ही परिश्रम करना। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए, अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऐसे ही आसानी से नहीं आता है, उसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, बता रहे हैं। और मैं कहता हूँ बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। तो यहाँ पे जब हम बहुत ही मेहनत करते हैं तब हमें क्या आती है? थोड़ा बहुत आती है अंग्रेजी, मगर वो भी क्या आती है? हाँ बोलने को आता है, मतलब यस और नो आप बताते रहते हैं। देखो, जब भी आपकी कक्षा में कोई भी प्रश्न पूछता है, कोई भी शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, तो आप क्या करते हैं? लंबे लंबे वाक्यों में उत्तर नहीं देते हैं, यस और नो उतना ही बोलते रहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि अंग्रेजी में बोलना उतना आसान नहीं होता है और उसके लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। कोई भी भाषा को लिखना थोड़ा बहुत आसान लगता है, मगर बोलना जो है वो मुश्किल होता है। क्योंकि बोलने के लिए, बोलना सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसी वातावरण में रहना पड़ता है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है और समय के अनुसार उस भाषा का प्रयोग करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर बोलना थोड़ा कठिन होता है। तो इसीलिए उसी बात को यहाँ पे वो दोहरा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान जो जो होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जो होते हैं, वो शुद्ध अंग्रेजी लिख ही नहीं पाते हैं। बोलना तो बहुत दूर की बात है, बोलना तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लिखना, लिखने के लिए ही नहीं आता है तो बोलना तो बहुत ही दूर की बात है, बोल रहे हैं। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। यहाँ पे डांट रहे हैं अपने छोटे भाई को। वो बता रहे हैं कि तुम कितना ही घोंघा हो, मतलब घोंघा मतलब आलसी हो, कोई भी काम करने के लिए बहुत ही सोचते हो। तो वो बता रहे हैं कि मैं हर दिन इतनी सारी पढ़ाई करता हूँ मगर फिर भी पास हो नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही खेल कूद में लगे रहोगे तो सोचो कि तुम्हारी क्या हालत हो सकती है। तो बताते हैं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, मतलब तुम देखते हो कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना परिश्रम कर रहा हूँ, मगर फिर भी मुझे क्या मिल रहा है? परिणाम क्या हो रहा है? मैं अच्छे अंकों के साथ पास भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसीलिए तुम्हारी अवस्था क्या हो सकती है वो तुम खुद सोच लो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। मतलब बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि अगर तुम नहीं जानना चाहते हो, खुद से समझना नहीं चाहते हो, तो वो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी आंखों की गलती है कि तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ। और तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, मतलब इतना देखने के बावजूद भी, समझने के बावजूद भी तुम सोच नहीं रहे हो कि मुझे पढ़ना है, लिखना है। भाई के पढ़ने के बावजूद ये हालत है तो मेरी क्या हालत हो सकती है, ये भी तुम चिंता नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि तुम्हें सोचना चाहिए। अगर तुम सोचोगे नहीं तो वो मेरी गलती नहीं हो सकती है। बड़े भाई साहब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने कौन-कौन से कार्यों को त्याग किया है, क्या-क्या उन्होंने त्याग किया है पढ़ाई में अच्छा करने के लिए। तो देखो क्या बता रहे हैं। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है?
रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं। मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। तो बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं भाग लेकर आनंद ले सकता हूँ, मज़ा ले सकता हूँ, अपने समय को बिता सकता हूँ। मगर फिर भी तुमने कभी देखा है मुझे मेले में जाते हुए, तमाशे देखते हुए, या बहुत सारे क्रिकेट मैच होते रहते हैं, हॉकी मैच होते रहते हैं, मैं कभी भी उसके समीप भटकता भी नहीं हूँ। हमेशा पढ़ाई में लगे रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे। बड़े भाई साहब बता रहे हैं कि सब कुछ त्याग करके सिर्फ पढ़ाई में ही मैं लगे रहता हूँ, हमेशा पढ़ाई में ही डूबा रहता हूँ। तो इतना होने के बावजूद भी मैं एक दर्जे में 2-2 3-3 साल सड़ा रहता हूँ या पड़ा रहता हूँ। मतलब एक दर्जे को वो एक ही साल में पास नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना उनको कठिन लग रहा है ये पढ़ाई करना। तो इसीलिए वो बता रहे हैं, अपने छोटे भाई को बता रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या समझते हो अपने आप को, तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर, समय को बिताकर पास हो पाओगे आसानी से? ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। ये जो सपने तुम देख रहे हो उसे छोड़ दो, बता रहे हैं। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपयों को क्यों खराब करते हो? वो बता रहे हैं कि मैं इतना पढ़ लिख कर ही एक दर्जे को एक ही साल में पास नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से खेल कूद कर वक्त गंवा कर तुम आसानी से पास हो जाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो नामुमकिन है। तो इस तरह तुम्हें अगर उम्र गंवानी है तो एक ही बेहतर है कि तुम घर चले जाओ। यहाँ पे इतना सारा पैसा खर्च करके पढ़ाई करना कोई ज़रूरी नहीं है। वो बताते हैं कि घर चले जाओ और मज़े से वहीं पे खेल कूद में व्यस्त रहो। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अगर तुम फेल होते जाओगे और अपने वक्त को खेल कूद में बिताते जाओगे तो पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरह बड़े भाई साहब एक तरफ डांट भी रहे हैं और दूसरी तरफ उसे समझा भी रहे हैं कि जीवन जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है। जो भी पैसा खर्च करते रहते हैं उसके लिए हमें सार्थक रूप से परिणाम देना ज़रूरी होता है।